दोस्तों नमस्कार। जगुका के ऐप पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वो बैंकिंग है। बैंकिंग यानी बैंकिंग का मतलब बैंक प्रणाली, बैंकिंग सिस्टम, बैंक प्रणाली। तो बैंक प्रणाली के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये काफी आपके लिए बहुउपयोगी होगी, हर परीक्षा में काम आती है। पर्टिकुलर जिसके सिलेबस में दे रखा है वो तो है ही है, साथ में हर परीक्षाओं में काम भी आती है। तो बैंकिंग प्रणाली के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले मैं इसके बारे में वैसे बताऊंगा बोर्ड पे, और बाद में आपको इसके नोट्स के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले बैंकिंग प्रणाली को हम बोर्ड के माध्यम से समझा रहे हैं और फिर इसको नोट्स के माध्यम से आपको बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, देखिए हम सबसे पहले एक बात शुरू करते हैं बैंकिंग प्रणाली में। एक बार सबसे पहले आ जाइए, सबसे पहले हमारा मुद्रा का जो लेन देन करता है, मुद्रा का लेन देन करता है करने वाली संस्था, मुद्रा का लेन देन करने वाली संस्था बैंक कहलाती है। बैंक कहलाती है, ठीक है। और शुरू में बैंक शुरू में भी थी, लेकिन बैंक के दो प्रकार है, एक असंगठित और एक संगठित। असंगठित बैंक में सेठ साहूकार, महाजन वगैरह आते हैं, हुंडी वगैरह इनका माध्यम हुआ करता था, ठीक है। और संगठित में आपका ये वर्तमान बैंकिंग प्रणाली आती है। प्रणाली आती है, ठीक है। वर्तमान बैंकिंग प्रणाली आती है, ठीक है। तो मुद्रा का जो लेन देन करता है, मतलब मुद्रा का लेन देन करने वाली संस्था बैंक कहलाती है। मुद्रा का लेन देन करने वाली संस्था बैंक कहलाती है। और बैंक दो प्रकार के हैं, एक असंगठित और एक संगठित। प्राचीन काल से हम दृष्टिपात करें, प्राचीन काल से ही, तो सेठ साहूकार और महाजन थे। सेठ साहूकार और महाजन थे, वो मुद्रा का लेन देन किया करते थे। मुद्रा का क्या करते थे? लेन देन किया करते थे। वो आप हालांकि ब्याज वगैरह लेते, काफी ब्याज लेते थे, बहुत ज्यादा ब्याज, सूदखोरी ज्यादा चलती थी। उत्तर वैदिक काल में भी सूदखोरी का उल्लेख मिलता है। और ये जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपना पैसा देते थे उसको हुंडी कहते थे। तो इनका एक माध्यम कौन सा था? हुंडी था। जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में हम बैंक पैसे को ट्रांसफर करती है, तो वो पैसे को जो ट्रांसफर करते थे उसको क्या बोलते थे? हुंडी। तो पहले असंगठित बैंक हुआ करते थे। कौन से बैंक हुआ करते थे? असंगठित। लेकिन अब धीरे धीरे असंगठित बैंक क्या हो रहे हैं? असंगठित बैंक क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। मतलब असंगठित बैंकों के जो दोष है उनको दूर करने के लिए संगठित बैंक आए। कौन से संगठित आए? संगठित बैंक आए, जो वर्तमान बैंकिंग प्रणाली है, जो नियम कानून कायदों के अनुसार चलती है। नियम कानून कायदों के अनुसार चलती है, तो वो कौन सी बैंक हो गई? संगठित बैंक हो गई। कौन सी बैंक हो गई? संगठित बैंक हो गई। बिल्कुल क्लियर है। तो ये बैंकिंग, ये बैंक, अब ये बैंकिंग क्या करती है भाई? संगठित बैंक जो है वो क्या काम करती है? तो देखिए, ये जनता की जमाएं स्वीकार करती है। जनता की जमाएं, हम जो बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो जनता की जमाएं स्वीकार करती है। जमा मतलब जनता बैंक में जो पैसा जमा कराती है वो स्वीकार करती है। जनता को ऋण देती है, जनता को ऋण प्रदान करती है। जनता में मतलब सब आगे व्यापारी वगैरह सबको ऋण प्रदान करती है। ऋण जनता को, जनता के को अन्य सुविधा प्रदान करती है। अन्य सुविधाएं प्रदान करती है। अन्य
सभी प्रकार की, जैसे एटीएम की सुविधा, आपका अन्य जगह पर बैंक ट्रांसफर की, पैसे ट्रांसफर की सुविधा, ऐसे कई प्रकार की सुविधाएं करती है। तो जनता की जमाएं स्वीकार करना, जनता को लोन देना, जनता को आपको अन्य सुविधाएं प्रदान करना, जैसे हमें एटीएम के माध्यम से पैसा निकालते तो चाहे जहां से निकाल सकते हैं, जनता बैंक हमारा पैसा कहीं भी ट्रांसफर कर सकती है, बैंक हमें व्यापार की गारंटी दे सकती है। मतलब जैसे कोई गारंटी, तो कई बार क्या होता है, वो हम कहीं से माल लेना चाहते हैं तो बैंक हमारे माल की गारंटी दे सकती है कि साहब इस बात में कि मैं गारंटी लेता हूं। बैंक कोई भी व्यक्ति है उसकी प्रॉपर्टी के संरक्षक के रूप में काम कर सकती है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के काम बैंक करती है, ठीक है। तो ये बैंकिंग प्रणाली के बारे में बात आती है। अब मैंने बोला इसमें हम 3 रूप पढ़ते हैं। एक तो कौन को बैंकों का इतिहास है, एक तो बैंकों का क्या है इतिहास, एक बैंकों के प्रकार हैं, बैंकों के क्या है प्रकार, एक बैंकों का इतिहास है और एक बैंकों का प्रकार है, बैंकों के क्या है प्रकार। और एक हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, आरबीआई, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो हमें पूरा बैंक क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इतिहास हो गया, प्रकार हो गया और आरबीआई, ये मुद्दों पर हम काम करेंगे। यहां पर जो बताएंगे वो इन मुद्दों पर बताएंगे। अब आइए, अब देखिए मुद्रा का लेन देन करना ही क्या है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे भी जोड़ सकता हूं। मुद्रा का लेन देन करने वाली संस्था क्या कहलाती है, बैंक कहलाती है। मुद्रा का लेन देन करने वाली संस्था क्या कहलाती है, बैंक। अब मैंने बोला मुद्रा, जैसे भारत में मुद्रा कौन सी है, तो भारत में मुद्रा है रुपया। भारत में मुद्रा कौन सी है, रुपया। रुपया प्रतीकात्मक मुद्रा कौन सी है, रुपया। रुपया भारत की मुद्रा का नाम कौन सा है, रुपया। और रुपया, सबसे पहले रुपया नामक जो मुद्रा का प्रचलन आया था वो शेरशाह सूरी के समय आया था। शेरशाह सूरी के समय आया था। शेरशाह सूरी के समय रुपया आया था, रुपया नामक मुद्रा आई थी। और बाद में कागजी नोट, कागजी मुद्रा, ये अंग्रेज 1936 में लाए थे और सबसे पहले 5 रुपए का नोट लाए थे। कौन सा, 5 रुपए का नोट। 5 रुपए का नोट लाए थे। तो सबसे पहले 5 रुपए का नोट कौन लेके आए थे, अंग्रेज, कागजी मुद्रा, ठीक है, कागजी मुद्रा। और उसके बाद में अगर बात करें तो हमारे यहां पे मुद्रा का जो मापक है दशमलव पद्धति पर आधारित है। दशमलव पद्धति पर आधारित का मतलब है पहले हमारे 2 आना, 5 आना, 6 आना ऐसे आता था, आना में आता था। अब हमारा रुपया के आधार पे आता है। एक मतलब जैसे 1 रुपया है तो उसमें 100 पैसे का वजन होता है, तो दशमलव के आधार पर है। तो हमारा रुपया किस पद्धति पर आधारित है, दशमलव पद्धति पर क्या है, आधारित है, दशमलव पद्धति पर आधारित है। और मैंने बोला 1995 में रुपए पर गांधी का चित्र आया था। किसका चित्र आया, गांधी का चित्र। और 2010 में अंतरराष्ट्रीय मानक प्रदान किया गया। मानक प्रदान किया गया। तो एक रुपये के बारे में भी आ जाइए, बात बता देते हैं। रुपया जो हमारी जो मुद्रा है, तो मुद्रा का लेन देन करने वाली संस्था कौन सी है, बोलो। मुद्रा का लेन देन करने वाली संस्था बैंक कहलाती है। हमारे यहाँ पे प्रतीकात्मक मुद्रा कौन सी है, तो रुपया है। कौन सी, रुपया। रुपया किसके समय आया था, तो शेरशाह सूरी के समय रुपया नामक मुद्रा आई थी। कौन सी मुद्रा आई थी, रुपया, शेरशाह सूरी के समय। और मैंने बोला अंग्रेजों के समय कागजी मुद्रा 1936 में आई थी। उस समय 5 रुपए का नोट आया था। कौन सा रुपए आया था, 5 रुपए का नोट आया था। और हमारा जो आजादी के बाद हमारी जो मुद्रा का जो सिस्टम है वो किस पर आधारित है, तो दशमलव पद्धति पर आधारित है। दशमलव का मतलब है 1 रुपए में 100 पैसा होता है, 100 पैसा होता है, समझ गए क्या। तो दशमलव पद्धति पर आधारित है। 1995 में गांधी की 125वीं जयंती थी। गांधी की 125वीं जयंती थी, तो 95-96 में गांधी का चित्र नोटों पर आया था। और 2010 में जो ये डॉलर टाइप का जो हमारा निशान है, ये अंतरराष्ट्रीय मानक जो आपको हमारे अंतरराष्ट्रीय मानक कब दिया गया था, तो 2010 में यह अंतरराष्ट्रीय मानक दिया गया था। आगे क्या, तो अंतरराष्ट्रीय मानक दिया गया डी उदय कुमार इसके जनक थे। डी उदय कुमार इसके जनक थे। समझ गए क्या मेरी बात को। तो ये आपका अंतरराष्ट्रीय मानक दिया गया। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम होता है। तो मैं एक बार फिर बोल देता हूं, मुद्रा हमारी कौन सी होगी, रुपया। अब देखिए मुद्रा
लेन देन करने वाली संस्था बैंक है। बैंक में दो पार्ट है, असंगठित और कौन सा संगठित है। संगठित में वर्तमान बैंकिंग प्रणाली आ गई जो जनता की जमाएं स्वीकार करती है, जनता को ऋण देती है, जनता को अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। अब हम बैंक का क्या पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, उसके प्रकार पढ़ते हैं, उसके सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा बैंक कौन सा, आरबीआई। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका आ गया। अब आप आइए आगे। आगे है इतिहास के परिप्रेक्ष्य में बात करें। तो देखिए, भारत में प्रथम बैंक अवध कमर्शियल बैंक आया। कमर्शियल बैंक, ठीक है, अवध कमर्शियल बैंक आया। प्रथम भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक आया। लाला लाजपत राय। ठीक है, प्रथम भारतीय बैंक आपको कौन सा है, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, अब उसके बाद है तो प्रथम राजस्थानी बैंक। राजस्थान बैंक आया। गोविंद राम सेक्सरिया। दो 2010 में आईसीआईसीआई में विलय हो गया, सीआई में विलय। ठीक है, अब आइए आगे बोले व्यापारिक बैंक। तीन प्रेसिडेंसी बैंक बनाए गए। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। इन तीनों बैंकों को मिला करके इंपीरियल बैंक बनाया गया। इंपीरियल बैंक बनाया गया। कौन सा बनाया गया, इंपीरियल। और ये इंपीरियल बैंक हमारी आजादी के बाद एसबीआई बना। और एसबीआई में कितने 7 सहयोगी बैंक थे, दो 2017 में एसबीआई एक बन गया। देखिए, ये टोटल आपकी बात आती है। तो ये पूरा एक ढांचा बताया जो इतिहास के परिप्रेक्ष्य में आता है कि भारत में पहला बैंक जो बना था वो अवध कमर्शियल बैंक बना था। अवध कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, एसीबी अवध कमर्शियल बैंक भारत में पहला बैंक माना जाता है। और पहला भारतीय बैंक जिसमें कोई अंग्रेजों का और कोई का बाहरी लोगों का कोई योगदान नहीं था, तो पहला जो भारतीय बैंक माना जाता है वो पंजाब नेशनल बैंक माना जाता है, जो लाला लाजपत राय के प्रयासों से बना था। ठीक है, और पहला व्यापारिक बैंक के बारे में बात करें जो व्यापारिक लेन देन के लिए काम करता था, वो व्यापारिक लेन देन के लिए अंग्रेजों ने अपने लिए खुद 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनाए थे। 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनाए थे। कलकत्ता सॉरी एक बार रुको, पहला बैंक हमारा देश में कौन सा बना, अवध कमर्शियल बैंक। और पहला भारतीय बैंक कौन सा बना, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक किसके प्रयासों से बना, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। पहला राजस्थानी बैंक कौन सा बना, तो राजस्थान बैंक।
कौन सा? राजस्थान बैंक। राजस्थान बैंक गोविंद राम सेक्सरिया के प्रयासों से बना था। गोविंद राम सेक्सरिया बेसिकली कॉटन किंग के नाम से जाने जाते हैं, तो उनके द्वारा बैंक बनाया गया था 1943 में। और राजस्थान बैंक का 2010 में विलय हो गया आईसीआईसीआई बैंक में। किसमें विलय हो गया? आईसीआईसीआई बैंक में विलय हो गया। तो ये दोनों तीनों चीजें आ गई। अब हम बोल रहे हैं व्यापारिक लेन देन के लिए व्यापारिक बैंक बनाया गया। कौन सा बैंक बनाया गया? व्यापारिक बैंक। अंग्रेजों ने 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनाए थे। कितने बैंक बनाए थे? 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनाए थे। बोलो, क्लियर है क्या? कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। कलकत्ता, मद्रास और कौन सा? मुंबई। इन तीनों बैंकों को मिला करके 1923 में इंपीरियल बैंक बना दिया था। कौन सा बना दिया था? इंपीरियल बैंक। 21 या 23 है, कल नोट्स में आ जाएगा। इंपीरियल बैंक बना दिया। इंपीरियल बैंक को बाद में 1955 में क्या बना दिया? एसबीआई। क्या बना दिया? एसबीआई। एसबीआई के साथ शुरू में 8 सहयोगी बैंक थे। कितने बैंक थे? 8। 7 नहीं, 8 बैंक थे। तो शुरू में ही जो स्टेट बैंक बीकानेर एंड जयपुर, 8 में जो बीकानेर और जयपुर अलग अलग थे ना, उनको पहले एक कर दिया, तो 7 सहयोगी बैंक माने जाते हैं। और इन 7 सहयोगी बैंकों को भी 2017 में एसबीआई में मिला दिया। तो एसबीआई समूह खत्म हो गया, अब केवल एसबीआई रह गया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो देश का सबसे बड़ा मतलब व्यापारिक बैंक है, देश का सबसे बड़ा क्या है? व्यापारिक बैंक बन गया। इस प्रकार से ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपका आता है। ठीक है, अब आप आगे वाली बात पे आइए, बैंकों के प्रकार के परिप्रेक्ष्य में आ जाइए। देखिएगा, अब है हमारा सबसे बड़ा बैंक कौन सा? रिजर्व बैंक। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये बेसिकली आपका 1935 में बना। पहले मुख्यालय इसका कोलकाता था। कलकत्ता से बाद में मुख्यालय इसका मुंबई आया। और इसमें कलकत्ता से मुख्यालय कहां पर आ गया? मुंबई। इसको बनाने का जो सुझाव दिया था वो भीमराव अंबेडकर ने दिया। अंबेडकर ने, ठीक है। और मैंने आपको कहा कि इसका 1949 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण मतलब सरकारी। अब आइए, यह देश का सबसे बड़ा बैंक है, केंद्रीय बैंक है। अब इस बैंक के अंदर अनेक प्रकार के बैंक काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके बैंक में ग्रामीण के लिए, ग्रामीण स्तर पर काम करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक काम करते हैं। ग्रामीण बैंक काम करता है, ठीक है। एक अगर बात करें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अगर किसानों के लिए कृषि के लिए नाबार्ड है, और नाबार्ड के अंदर सहकारी बैंक है जो किसानों के लिए काम करते हैं, ठीक है। अब आइए, आयात निर्यात एक्सपोर्ट के लिए एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक आयात निर्यात के लिए, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीयकृत बैंक, उसके अलावा निजी बैंक, इसके अलावा विदेशी बैंक, इसके अलावा पेमेंट बैंक, ठीक है। इसके अलावा कौन से हो गए? पेमेंट बैंक।
ये टोटल आपके बैंकिंग के रूप में काम करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बोला, एक बार एक ढांचा बताया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में एक निजी बैंक के रूप में हुई थी। किसके रूप में हुई थी? निजी बैंक के रूप में हुई थी। निजी बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। शुरुआत में उसका मुख्यालय कोलकाता में था, बाद में उसका मुख्यालय कहां पर बन गया? मुंबई में बन गया। तो वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसको बनाने का जो सुझाव दिया था वो भीमराव अंबेडकर ने दिया था, और ये पहली बार भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम में अस्तित्व में आई थी। ठीक है, 1935 का जो अधिनियम बना था उसमें अस्तित्व में आई, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण कर दिया यानी इसका सरकारीकरण कर दिया गया। 1949 में इसका क्या कर दिया गया दोस्तों? सरकारीकरण कर दिया गया। और इस प्रकार से यह देश का हमारा सबसे बड़ा बैंक या सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक बन गया। देश का सबसे बड़ा बैंक या केंद्रीय बैंक कौन सा बन गया? तो आरबीआई बन गया। आरबीआई बन गया। तो ऊपर ही ऊपर जो बैंक है वो कौन सा है? आरबीआई है। आरबीआई है, और एक आरबीआई बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है। इस आरबीआई बैंक से ही सभी बैंकों को मान्यता लेनी पड़ती है, और यह आरबीआई बैंक बैंकों की संख्या बढ़ाता है। तो ये कैसे? देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का डेवलप, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक बढ़ाने के लिए इन्होंने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाए। कौन से बनाए? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मतलब ग्रामीण क्षेत्र तक बैंकों की सुविधा पहुंचे, इसके लिए कौन से बनाए? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कृषि के लिए, कृषकों के लिए, कृषकों को के पास बैंकिंग की सुविधा पहुंचे, कृषकों के पास बैंकिंग की सुविधा पहुंचे, इसके लिए नाबार्ड बनाया। नाबार्ड बनाया, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड बनाया। तो नाबार्ड बैंक, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक बनाया, वो नाबार्ड है। कौन सा? नाबार्ड। और नाबार्ड के अंडर में राज्य की सहकारी बैंक काम करती है। तो सहकारी, तुम्हारे सिलेबस में एक अलग भी पॉइंट आता है, तो राज्य की सहकारी बैंक काम करती है। कौन सी बैंक काम करती है? सहकारी बैंक। ये किसानों के लिए काम करती है। अब जो व्यापार करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, जो व्यापारी व्यापार करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, उनके लिए एक्सिस बैंक है। कौन सा? एक्सिस बैंक, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, एक्सिस बैंक हो गया। ठीक है, और उसके बाद में अगर राष्ट्रीयकृत बैंक, तो हमारे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। 1969 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने आपका कब किया? 1980 में। और फिर एक बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो गया। तो एक बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो गया, तो बैंक कितनी बची? 19। कितनी बैंक बची भाई? 19। तो वर्तमान में हमारी राष्ट्रीयकृत बैंक है वो कितनी है? 19 है। यानी 19 बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो इसका मतलब सरकारी बैंक आपकी कितनी होगी? 19 बैंक होगी। कौन सी होगी? 19 बैंक होगी, जिनका बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके अलावा जो बैंक होते हैं, निजी बैंक होती है। कौन सी बैंक होती है? निजी बैंक होती है। अब निजी बैंक होती है, निजी बैंकों में आपका कौन सा? जैसे सबसे बड़ी बैंक आईसीआईसीआई बैंक है। कौन सी? आईसीआईसीआई बैंक है। एचडीएफसी बैंक है। ये कौन सी बैंक है? निजी बैंक है। विदेशी बैंक होती है, विदेशी बैंक। विदेशी बैंक में जैसे सिटी बैंक है। कौन सी? सिटी बैंक है। आपका कौन सा? आईएनएक्स ग्रीनलैंड बैंक है। तो ऐसी विदेशी बैंक है जो हमारे यहाँ पे काम करती है। आजकल एक नया बैंकिंग का सिस्टम आया, पेमेंट बैंक। कौन सा? पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक, तो पेमेंट बैंक जो है वो एक्चुअली क्या केवल पेमेंट का ही काम करती है। जैसे एयरटेल जो अपना है, मोबाइल के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। आपका कोई भी प्रकार का पेटीएम है तो पेमेंट कर सकते हो। तो ये कौन सा है? पेमेंट बैंक है। कौन से बैंक है? पेमेंट। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के बैंकों के प्रकार हैं, समझ गए। अब उसमें पर्टिकुलर हमें मतलब ज्यादा पढ़ना पड़ता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एक कोऑपरेटिव बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कौन सा? कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक सहकारी बैंक है, वो किसके अंडर में आते हैं? नाबार्ड के अंडर में। किसके अंडर में आते हैं? नाबार्ड के अंडर में सहकारी बैंक आते हैं। नाबार्ड के अंडर में क्या आते हैं? सहकारी बैंक आते हैं। ठीक है, जो कृषकों के कल्याण के लिए काम करते हैं। तो देखो, ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी चल रही है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक चल रही है। कृषि में कौन सा चल रहा है? नाबार्ड चल रहा है। नाबार्ड, और नाबार्ड के अंडर में ही कौन सा आता है? सहकारी बैंक आता है। आयात निर्यात बैंक एक्सिस बैंक आता है। राष्ट्रीयकृत बैंक आता है। निजी बैंक आते हैं। विदेशी बैंक आते हैं। पेमेंट बैंक आते हैं। तो ये बैंकों के क्या है? अनेक प्रकार हैं। और रिजर्व बैंक के अंडर में 2 प्रकार के बैंक होते हैं। ये एक तो अनुसूचित और एक गैर अनुसूचित। अनुसूचित का मतलब शेड्यूल हो गए कि रिजर्व बैंक की शेड्यूल में आते हैं वो तो कौन से बैंक हो गए? अनुसूचित। और जो शेड्यूल में उसके नहीं आते, यानी कहने का मतलब रिजर्व बैंक के सभी नियमों को फॉलो करना पड़ता है, वो तो अनुसूचित बैंक हो गए।
और रिजर्व बैंक में जिसका रजिस्ट्रेशन होता है लेकिन उसको पूरे रूल फॉलो नहीं करने पड़ते हैं, यानी कुछ स्वायत्ता होती है, वो कौन से होते हैं? गैर अनुसूचित बैंक होते हैं। जैसे निजी बैंक वगैरह होते हैं तो उनको कुछ स्वायत्ता होती है, और जो सरकारी बैंक होती है उसको स्वायत्ता स्वतंत्रता पूरी तरह से नहीं होती। तो ये कॉन्सेप्ट आपका ये पूरा का पूरा रिजर्व बैंक के आदि के बारे में हमने बताया। बोलो क्लियर है क्या? तो ये दोस्तों मैंने एक बार आज जो बताया है वो पहला नंबर आपको बताया कि बैंक होती क्या है। मतलब पहली बात मुद्रा, मुद्रा में हमारा क्या रुपया क्या होता है। डी उदय कुमार बताया था, डी उदय कुमार मतलब रुपये का। एक बार वापस बता देता हूं, मुद्रा का लेन देन करने वाली संस्था क्या कहलाती है? बैंक। बैंक मुद्रा हमारी क्या है? रुपया। रुपया सबसे पहले कौन लेके आया था? शेरशाह सूरी। और रुपये का कागजीकरण जो किया 1936 में अंग्रेजों ने, और 5 रुपए का नोट आया था। दशमलव पद्धति का आधारित हमारा रुपया है। 95-96 में गांधी का चित्र आया था रुपये में, और 2010 में डी उदय कुमार ने हमें अंतरराष्ट्रीय मानक ये दिया। ठीक है, अब मैंने बोला बैंक दो प्रकार की होती है, असंगठित और कौन सी? संगठित। असंगठित बैंक दो भागों में बांट सकते हैं। असंगठित बैंक प्राचीन काल से चली आ रही है, सेठ साहूकार महाजन वगैरह चलाते थे और हुंडी वगैरह के माध्यम से अपना काम करते थे। संगठित बैंक में वर्तमान बैंकिंग प्रणाली आती है जो जनता की जमाएं स्वीकार करती है, जनता को ऋण देती है, जनता को अन्य सुविधाएं प्रदान करती है। अब मैंने बोला इनका इतिहास हम पढ़ेंगे, बाद में प्रकार पढ़ेंगे, बाद में कौन सा आरबीआई पढ़ेंगे। तो ये टोटल आपकी बात आ गई। अब आइए कौन सा इतिहास। प्रथम बैंक हमारे अवध कमर्शियल बैंक आया। प्रथम भारतीय बैंक हमारे पंजाब नेशनल बैंक आया लाला लाजपत राय के प्रयासों से। प्रथम राजस्थान में बैंक हमारा राजस्थान बैंक आया गोविंद राम सेक्सरिया के प्रयासों से, जो आईसीआईसीआई में 2010 में तब्दील हो गया। हमारे व्यापारिक बैंक 3 प्रेसिडेंसी बैंक आए, आपका कौन सा बोलो? कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक बनाया गया। इंपीरियल बैंक बाद में एसबीआई में कन्वर्ट हो गया 1955 में। बाद में उसके साथ में कितने सहयोगी बैंक थे? 2000 सहयोगी बैंक 7 थे, वो 2017 में स्टेट बैंक में मिल गए। तो अब एक समूह खत्म हो गया, केवल एक ही बैंक बच गया, एसबीआई। कौन सा? एसबीआई। और मैंने बोला ये बैंकों के क्या है प्रकार? आरबीआई। आरबीआई बड़ा बैंक है जिसकी स्थापना 1935 में हुई और कलकत्ता में पहले मुख्यालय था, बाद में मुंबई में हुआ। सुझाव किसने दिया? अंबेडकर ने, और उसका 1949 में राष्ट्रीयकरण हो गया, यानी सरकारीकरण हो गया। पहले ये निजी बैंक के रूप में स्थापित हुआ था। ये केंद्रीय बैंक है। इसके अंदर में 2 प्रकार की बैंकें काम करती है, अनुसूचित और कौन सी? गैर अनुसूचित। अनुसूचित जो पूर्णतः सरकार के अंडर में काम करती है वो कौन सी होगी? अनुसूचित। और जिसको कुछ स्वायत्ता प्राप्त होती है वो आपका कौन सा हो गया? गैर अनुसूचित। अब ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक जो काम करते हैं वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। कृषि में काम करता है वो नाबार्ड है जो सहकारी संस्थाओं को डील करता है। एक आयात निर्यात है जो एक्सिस बैंक है, मतलब। और राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे पहले इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया। बाद में एक बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया, तो कितनी बची? 19। इसके अलावा कुछ निजी बैंक भी काम करती है, विदेशी बैंक भी काम करती है, पेमेंट बैंक भी काम करती है। ये सारी बैंकों की क्या है प्रकार है। अब इसको कल मैं एक बार आपको नोट्स के माध्यम से भी समझाऊंगा। तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपका अभिनंदन।